Hey guys, this is Shagun. Welcome to Skytrapper, a new education learning platform. तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करेंगे कुछ नए एग्जांपल्स के साथ. सो लेट्स सी. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से हमें 4 कीवर्ड्स पता चले जिनको हमें इस चैप्टर में डिटेल में समझना है. कौन कौन से वो कीवर्ड्स थे? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा था इलेक्शंस, तीसरा था रूलर एंड द लास्ट वन इज व्हाट? द पर्सन. ठीक है, इन चारों कीवर्ड्स को हमें इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एग्जाम्पल के थ्रू समझना होगा. ठीक है, तो आज की हमारी जो मेन हेडिंग है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर. देखो हेडिंग तो सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, शायद ना समझ में आए, लेकिन जब क्लास एंड होगा तो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा कि क्या था मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स. लेकिन थोड़ा बहुत तो पता चल ही रहा होगा कि लीडर्स जिनको इलेक्ट किया गया है उनके थ्रू डिसीजंस लिए जाना, मतलब मेजर डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस. ठीक, तो चलो फिर शुरू करते हैं अपने पहले एग्जाम्पल के साथ. तो बात करते हैं अपने पड़ोसी देश की, अपने छोटे भाई की. किसकी? पाकिस्तान की. तो पाकिस्तान में क्या हुआ था? 1999 की बात है. ठीक, एक अंकल जी थे जिनका नाम है परवेज मुशर्रफ. ये पाकिस्तान की मिलिट्री के जनरल थे. ठीक है, ये जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं यही हैं, इनका नाम है परवेज मुशर्रफ. इन्होंने 1999 में पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को खत्म करना चाहा और वहां पे मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और ये अपने इस कोशिश में कामयाब भी हुए. समझ आ रहा है? अरे मतलब जिस वक्त इन्होंने ये सब किया था उस वक्त पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था जुल्फिकर अली भुट्टो और जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था मोहम्मद रफीक तरार. तो ये उस गवर्नमेंट को गिराना चाहते थे, ओवरथ्रू करना चाहते थे. ठीक है, ये वहां पे मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश करना चाहते थे पाकिस्तान में और इन्होंने किया भी. अब सोच रहे होगे कि इतना आसान था क्या करना कि बनी बनाई गवर्नमेंट को खत्म कर देना और अपना मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश कर देना. अरे आसान तो नहीं था, लेकिन फिर मुश्किल भी नहीं था. इन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट थी वहां पे उनके लीडर्स को खरीदना शुरू कर दिया. अब जब सारे लीडर्स इनके कंट्रोल में आ गए तो उसके बाद इन्होंने वहां पे अपना मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश कर दिया. ठीक है, अब जब मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हो गया तो इन्होंने अपनी जो पहले तो मिलिट्री के जनरल थे ना, अब इन्होंने अपनी डिजिग्नेशन चेंज कर दी और ये वहां के क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए. लेकिन जब इन्होंने अपना अपना रुतबा वहां पे कायम किया, मतलब मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश किया, उस वक्त इन्होंने अपनी जो पोजीशन थी अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री डिक्लेयर किया था. ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज करके प्रेसिडेंट कर लिया. ठीक, इन सब के बाद क्या हुआ? 2002 में इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम. इन्होंने एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया. अब रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम एक डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होता है. जब भी कभी डायरेक्ट वोट करवाना होता है, मतलब जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मतलब ऐसा वैसे तो ऐसा होता है ना, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना होता है, अमेंडमेंट करना होता है या फिर कोई पॉलिसी या फिर लॉ इंट्रोड्यूस करना होता है तो ये रेफरेंडम कराया जाता है. ठीक है, अक्सर ऐसे ही होता है. लेकिन इन्होंने अपनी पोजीशन को सही साबित करने के लिए जनता को बेवकूफ बनाया. एक तरह से इन्होंने इलेक्शन कराए, मतलब रेफरेंडम कराया और मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जो इलेक्टेड लीडर्स, जो गवर्नमेंट के लीडर्स थे, वो हित में या फिर मतलब फेवर में या फिर अगेंस्ट में वोट कर सकते थे. तो रेफरेंडम कराया और उस रेफरेंडम के थ्रू इन्होंने अपनी प्रेसिडेंट की पोजीशन को 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा दिया. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये साबित ये करना चाहते थे वहां की जनता को कि ये देखो, बताना चाहते थे देखो हम ऐसे नहीं आए, हमको इलेक्ट किया गया है, हम बकायदा वोट, हम फुल मेजोरिटी के साथ आए हैं. ठीक है, तो ये इसलिए इन्होंने किया. अब जब रेफरेंडम कंडक्ट करवा दिया तो उस रेफरेंडम को पाकिस्तान की मीडिया, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे उन्होंने इस रेफरेंडम को गलत कहा, फ्रॉड बोला, कहा कि ये रेफरेंडम क्या है, इलीगल तरह से करवाया गया है, गलत तरह से कराया गया है. ठीक है, लेकिन क्या है, मीडिया तो बोलती रहती है, लोग बोलते रहते हैं, इन्हें नहीं फर्क पड़ा. ठीक है, अब आगे क्या हुआ? इन्होंने उसी साल सन 2002 में ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. इन्होंने अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू कराया. अब भाई ये क्या भला है? तो इसमें क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए. ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब तो जानते हो ना, चेंजेस किए.
तो जो इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मतलब कि अ फ्रेमवर्क दैट अमेंडेड यानी कि चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकलवा के इशू करा के इन्होंने पाकिस्तान के संविधान में कुछ बदलाव किए। क्या बदलाव किए, पहला सुनो, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब ये क्या होता है, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज क्या होता है, जैसे अपने यहाँ जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट को इन्होंने नेशनल असेंबली बोला है, और जो प्रोविंशियल है जैसे अपने यहाँ स्टेट्स होते हैं, विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी तरह वहां पे जो स्टेट्स हैं उनको पाकिस्तान में प्रोविंस बोलते हैं। तो वहां पे होने वाली असेंबलीज जो असेंबलीज होती हैं तो उनको प्रोविंशियल असेंबली बोलते हैं। तो इन्होंने चेंज किया कि प्रेसिडेंट अब नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। और सेकंड इन्होंने क्या अमेंड किया, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। मतलब सिविलियन कैबिनेट कौन, अरे जो मिनिस्ट्रीज वगैरह होती हैं, जैसे अपने डिफेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है ना। तो इस तरह की मिनिस्ट्रीज को पे जो पाकिस्तान में होंगी तो उनको कौन सुपरवाइज करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी एसोसिएशन होगा, इसको डोमिनेट कौन करेंगे, मिलिट्री ऑफिसर। मतलब इसकी जो पार होगी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास होगी, ठीक है। अब प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री तो ये रहा नहीं, मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हो गया, तो सारी पार तो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास होनी है, ठीक है। तो ये दोनों चेंजेस इन्होंने किए थे। अब आगे क्या हुआ कि इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। मतलब इलेक्शंस नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के तो हो रहे थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैड सम पावर but the final power rested with military officers and General Musharraf himself। मतलब इलेक्शन हो रहे थे, बकायदा जनता वोट कर रही थी, लेकिन जो इलेक्टेड लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनके पास पावर नहीं थी। कैसी पावर, फाइनल डिसीजन लेने की या फिर कोई भी डिसीजन लेने के पास की उनके पास पावर नहीं थी। वो कौन लेता था, मिलिट्री ऑफिसर लेते थे या फिर हमारे भाई जनरल मुशर्रफ लेते थे, ठीक है। तो ये सिस्टम था वहां का। तो तुम ये सोच रहे होगे कि इतना सब कुछ हो गया तो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग तो ये सब ठीक ही है, मतलब वोट तो हो रहा है ना। तो देखो हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या कहती है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो रूलर तो इलेक्ट कर रहे थे पीपल, बिल्कुल सही था, लेकिन डिसीजन कौन ले रहा था, डिसीजन भी तो उन्हीं को ही लेना चाहिए ना जिनको जनता ने चुना है। जनता, पता चला जनता किसी को चुन रही है और डिसीजन ले रहे हैं मिलिट्री के ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये गलत बात है। हमारा जो डेमोक्रेसी का पहला फीचर है वो यही कहता है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फाइनल डिसीजन लेने की पावर उसके पास होनी चाहिए जिसको जनता ने वोट किया है, जिसको जनता ने इलेक्ट किया है। समझ में आया डेमोक्रेसी का पहला फीचर। और ये पाकिस्तान का जो एग्जाम्पल इन्होंने रखा, क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रू किया और एक मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश किया जो कि जनता के अगेंस्ट था। अगर ये अब तुम सोच रहे होगे कि वोट इनके रिप्रेजेंटेटिव ने वोट किया ना, वो भी देखो मीडिया अपोज कर रही थी, अगेंस्ट बोल रही थी कि फ्रॉड है, गलत तरीके से किया। अगर वहां की जनता ने वोट किया होता तो ये जीतते ही नहीं, है ना। तो अच्छी खासी सरकार चल रही थी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, तो जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है ना। तो ये सब किया था इन अंकल जी ने, देख लो इनका कितना वहां पे भौकाल था। तो ये तुम्हारा डेमोक्रेसी का पहला फीचर था, समझ में आया होगा, ठीक है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, बल्कि जितनी भी मोनार्कीज वगैरह थी, डिक्टेटरशिप्स कंट्रीज थी, वहां पे भी यही सब हो रहा था। यहाँ से दिखावे के लिए इलेक्शंस होते थे, जनता को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम वोटिंग के थ्रू आ रहे हैं, और तो उनको बेवकूफ बनाया जाता था। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज दोज विद हु आर नॉट इलेक्टेड, है ना। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कॉल दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक एंड दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, अंडरस्टूड। और फॉर एक और एग्जाम्पल है म्यांमार का, जहाँ पे मिलिट्री रूल था, मतलब वहाँ का जो रूलर था वो आर्मी रूलर था। तो वहाँ की जनता उसे इलेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन फाइनल डिसीजन वही लेता था म्यांमार में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनसे हम समझ सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि इस तरह की चीजें अगर किसी कंट्री में हो रही हैं
तो उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। ठीक है, समझ में आया? हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी और पहला फीचर आज हमने जाना डेमोक्रेसी का। ठीक है, पहले फीचर को पाकिस्तान के एग्जाम्पल से याद रखना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे और डेमोक्रेसी का नेक्स्ट फीचर समझेंगे। ओके, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड पढ़ाई वढ़ाई करो। ठीक है, और बाय बाय।